चलिए ये स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन का बड़ा ही सरल मतलब होता है दैट इज कंबाइन करना, मतलब अकाउंट्स कंबाइन करना। अब ये अकाउंट्स कंबाइन करना क्या है? देखिए, आपने दो वर्ड्स सुने हुए हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा पावर टू कंट्रोल ले लेती है, या सरल अक्षरों में कहूँ, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर्स परचेज कर लेती है, तो जो कंपनी इन्वेस्ट करती है उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के शेयर्स परचेज किए जाते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, और ए लिमिटेड ने 80% शेयर्स ले लिए बी लिमिटेड के, तो 80% शेयर्स 50% से ज़्यादा हैं, तो ए लिमिटेड को हम बोल देते हैं कि ये होल्डिंग कंपनी है, और बी लिमिटेड को हम क्या बोल देते हैं कि ये सब्सिडरी कंपनी है। यस और नो? अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर कर लेती है, तो जो होल्डिंग कंपनी होती है उसको फाइनेंशियल्स दो तरीके से बनाने होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन के अंदर क्या होता है कि जैसे ए लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट दिख रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टैंड अलोन, मतलब सिर्फ ए लिमिटेड की बैलेंस शीट, उसमें सिर्फ ए लिमिटेड की डिटेल्स है। लेकिन सेकंड उसे बनाना होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब होल्डिंग का खुद और सब्सिडरी, इन दोनों की मिला करके एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करनी होती है, जिसमें कंबाइंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, एसओपीएल और बैलेंस शीट, तीनों ही चीज़ें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तैयार करनी होती है। अभी हम इनिशियल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की बात करेंगे। तो स्टैंड अलोन तो हमने बनाना सीखा है, फाइनल अकाउंट्स की तरह है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ए लिमिटेड की डिटेल्स होंगी, सेल, परचेज, एसेट, लायबिलिटी, जर्नल एंट्री बनेंगी, लेजर्स होंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस शीट बन जाएगी। नाउ द इशू अराइजेस कि अगर ए लिमिटेड की बैलेंस शीट हमारे सामने है, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट हमारे सामने है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 50% से ज़्यादा शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो अब उन्हें हमें कंबाइन करना है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 ऐसा कहता है। तो उसका क्या तरीका है, कंसोलिडेशन कैसे किया जाएगा, दोनों बैलेंस शीट्स को कैसे मर्ज किया जाएगा? तो पहला ख्याल तो आता है कि सर बड़ा ही सिंपल है, सारी आइटम्स को ऐड कर दो, 10 और 15, 25, 8 और 5, मतलब इस तरीके से सिंपली ऐड करके लिख दिया जाए। बट ऐसा नहीं होता, इसका एक प्रॉपर रूल्स है, नॉर्म्स हैं, और हम सिंपली प्लस करके क्यों नहीं लिख सकते, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमने देखा बी लिमिटेड सब्सिडरी है ए लिमिटेड की। बस आप एक छोटी सी चीज कंसोलिडेशन में ध्यान रखिएगा फॉर द टाइम बिंग, कि रिजर्व्स ऑफ बी लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स आर नोन एज प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। मतलब ध्यान से देखिए, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में शेयर्स लिए, सपोज 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, और ये शेयर्स ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में परचेज किए 1 अप्रैल 2020 को, मतलब इन द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो उस दिन जो भी बी लिमिटेड के रिजर्व्स हैं, जो भी उस दिन बी लिमिटेड के रिजर्व्स हैं, जैसे कितने हैं, सपोज 5 लाख है, तो जिस दिन होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स परचेज करेगी, जिस दिन होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स परचेज करेगी, उस दिन जितने भी रिजर्व्स होंगे किसकी बुक में, सब्सिडरी की बुक में, उनको हम क्या बोलेंगे, प्री एक्विजिशन रिजर्व। मतलब अगर शेयर्स एक्वायर हुए 1 अप्रैल 2020 को, तो जितने रिजर्व्स होंगे 1 अप्रैल 2020 को, उसको हम क्या बोलेंगे, प्री एक्विजिशन रिजर्व। और उसके बियॉन्ड जितने रिजर्व्स होंगे, मतलब इस पीरियड में जो रिजर्व्स होंगे, फिर उसको क्या बोल देंगे हम, उसको हम बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। ये टर्म बस एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। and for the period beyond date of acquisition it will be post acquisition reserve. Suppose एक और एग्जांपल लेते हैं, शेयर्स एक्वायर हुए 30 सितंबर 2020 को,
तो अगर 30 सितंबर 2020 को हमने शेयर्स एक्वायर किए तो उस केस के अंदर क्या होगा? तो उस केस के अंदर भाई सिंपल सी बात है, जिस दिन शेयर्स एक्वायर किए उस दिन तक के क्या कहलाएंगे? प्री एक्विजिशन। उसके बाद के क्या कहलाएंगे? पोस्ट एक्विजिशन। तो हम क्या करेंगे, यहां तक के जो रिजर्व्स हैं, यहां तक के जो भी हैं, इसको क्या बोलेंगे? प्री बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पोस्ट है। तो बस इतना ध्यान रखना है, जिस दिन शेयर्स एक्वायर किए हैं उस दिन तक के जो भी रिजर्व्स हैं वो प्री एक्विजिशन। समझ में आया? सपोज शेयर्स एक्वायर किए 31 मार्च को, तो उस केस के अंदर क्या होगा बताओ? सोचो। हाँ जी, एकदम सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल भी गलत नहीं सोच रहे हैं। इस केस के अंदर 31 मार्च तक के सारे जो भी रिजर्व्स हैं वो हम क्या कहेंगे कि सारे के सारे जो हैं वो प्री एक्विजिशन है। सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। मेरी बात समझ में आती है? तो फटाफट आप पहले इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे अपनी डिस्कशन करूं तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक ही क्वेश्चन लूंगा, उसमें डिफरेंट केसेस आपके साथ 4 केसेस डिस्कस करूंगा एंड यू विल नॉट बिलीव आपका 75% चैप्टर उसी में ओवर हो जाएगा। आप अपने लॉ के सब्जेक्ट में ऑलरेडी वर्ड होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी जो है वो अच्छे से सुन के आ रहे हैं। क्या मतलब होता है होल्डिंग कंपनी का एंड सब्सिडरी कंपनी का? एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ दूंगा कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा शेयर्स परचेज कर लेती है, उस पर पावर टू कंट्रोल आ जाता है, तो जिस कंपनी ने परचेज किए हैं उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी में शेयर्स परचेज किए गए हैं उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। अब कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए, मैं एक आपको बड़े सरल से क्वेश्चन से समझाता हूँ। यहाँ पर होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी, आप देखिए दोनों की बैलेंस शीट अलग अलग आपको गिवन है, यस और नो? क्योंकि दो अलग अलग कंपनियां हैं तो दोनों की अलग अलग बैलेंस शीट है। लेकिन कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आपको दोनों की एक सिंगल कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी है। कंबाइंड बैलेंस शीट मतलब ये जो अलग अलग फिगर्स दिख रहे हैं एक सिंगल बैलेंस शीट बनानी है। तो ये तो सर बड़ा आसान काम हुआ, हम दोनों को प्लस करके लिख देते हैं, यहाँ 15 लाख, यहाँ 7 लाख, यहाँ पर 7 लाख। ये तो हम एमलगमेशन में भी पढ़ के आए हैं, कौन सी नई चीज़ है ना? तो इस तरीके से हम कंबाइन कर देते हैं। कितना आसान है? नहीं, ऐसे नहीं बनानी होती। इसके कुछ एक सेट प्रोविजंस हैं, सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिस हिसाब से आपको पूरा ये कंसोलिडेशन करना होता है। मैं आपके साथ बहुत ही सरल सिंपल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करूंगा। बस जो जो चीज़ें जैसे जैसे बताता जाऊं वैसे वैसे आप नोट करते रहिएगा। देखिए, अब एच लिमिटेड का मतलब यहाँ पर है होल्डिंग, ठीक है? पूरे कोर्स के दौरान यही रहेगा। एस का मतलब होगा क्या? सब्सिडरी, ठीक है? तो बैलेंस शीट गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख 5 लाख, जनरल रिजर्व 5 लाख 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख 4 लाख, बैंक लोन 5 लाख 7 लाख 50, ट्रेड पेबल्स 4 लाख 150, तो 27 लाख 20 लाख। नॉन करंट असेट्स देखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 15 लाख 10 लाख, इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख, इन्वेंट्रीज 2 लाख एंड 10 लाख। इसके बाद बोला गया है आपको एस लिमिटेड इज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 इन विच 80% शेयर्स आर हेल्ड बाय एच लिमिटेड फ्रॉम द बिगनिंग। जो एस लिमिटेड है ये बनाई कब गई? ये बनाई गई 1 अप्रैल 2020 को, मतलब एग्जैक्टली बैलेंस शीट डेट से 1 साल पहले। और इस कंपनी के अंदर शुरू से ही 80% शेयर जो है वो एच लिमिटेड के पास है। देखिए, किसी भी कंपनी की जो भी शेयर कैपिटल होती है उसको अगर हम 100% कहते हैं, तो यहाँ पर जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी ने अपने पास कितने शेयर्स रखे हुए हैं? 80% शेयर्स रखे हैं, जो कि यहाँ पर आपका एच लिमिटेड है, यस और नो? और जो बैलेंस ऑफ द शेयर्स हैं, जो बैलेंस ऑफ द शेयर्स है, बैलेंस ऑफ द शेयर्स जो कि आपके 20% हैं, वो किन के पास हैं? वो उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं उनको हम? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। कोई नया वर्ड नहीं आपके लिए, आप फैमिलियर हैं इससे। तो सर कंसोलिडेशन कैसे करना होता है? देखिए, आप ध्यान से देखिए, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में कितने शेयर खरीद रखे हैं? 80% शेयर। इसी चीज़ को होल्डिंग ने अपनी बुक्स में दिखाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है कितने की? 10 लाख रुपए की। ये 10 लाख रुपए क्या है? जो उसने 80% शेयर खरीदे एस लिमिटेड के, कितने रुपए के खरीदे? उसने 10 लाख रुपए के, ठीक है? उसकी कीमत दी हुई है। अब क्योंकि हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, मतलब दोनों की बैलेंस शीट को एक कर रहे हैं, एक सिंगल बैलेंस शीट आपको बनानी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि
उस बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट दिखा दें। आप समझिए इस चीज़ को, अगर आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं, एक ही बैलेंस शीट हो जाएगी HS लिमिटेड की, एक कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बन जाएगी, ठीक है। तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? अरे किस में इन्वेस्टमेंट की है? जब तक अलग अलग थी तो समझ में आ रहा था कि H लिमिटेड ने S लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन जब दोनों बैलेंस शीट मर्ज हो गई, जब दोनों बैलेंस शीट एक हो गई, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट दिखाओगे? आप मुझे बताओ। इसका मतलब तो ये हो गया अपने आप में इन्वेस्टमेंट करिए, तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं दिखा सकते। तो इसका तरीका क्या होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो भी होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है 10 लाख रुपए की, उसमें वो क्या करता है, उसने कितने शेयर्स लिए हैं? 80% शेयर्स लिए हैं। किस में लिए हैं? S लिमिटेड में। तो उसकी जो भी शेयर कैपिटल है 5 लाख की, उसकी 80% कितनी होती है? दैट इज़ 4 लाख रुपीज़। यस और नो? तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है किस में? S लिमिटेड के अंदर कितने की हुई है? 10 लाख रुपए की, ठीक है। उसमें से आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो शेयर बनता है आपका, किस में बनता है? शेयर इन पेड अप कैपिटल। शेयर इन पेड अप कैपिटल कितना बनता है आपका? 80%। और 80% किसका? 5 लाख रुपए का। ये सुनो, 5 लाख का 80% आपका बनता है। तो जो 4 लाख रुपए हैं ये आप जो है वो इसमें से माइनस कर दीजिए। क्यों? 10 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की, इसमें आपके पास जो हक आया शेयर कैपिटल में वो 5 लाख का 80% आया, दैट इज़ 4 लाख। तो आपने एडिशनल पैसा दिया, कितना एडिशनल पैसा दिया? 6 लाख रुपए एडिशनल पैसा दिया। तो ये किसके लिए दिया होगा? आपने उस कंपनी की गुडविल के लिए दिया होगा। यही चीज़ आप एमलगमेशन में पढ़ते हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे आप यहाँ पे मेरे साथ। तो सबसे पहली चीज़, इन्वेस्टमेंट नाम का तो वर्ड ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर बैलेंस शीट मर्ज हो रही है और उसमें इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, अलग अलग बैलेंस शीट में तो समझ में आता है कि ठीक है H लिमिटेड है, उसने S लिमिटेड में करी, लेकिन जब एक ही बैलेंस शीट बनेगी, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को एक ही माना जाएगा, कंसोलिडेशन होगा, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अदरवाइज इट विल इम्प्लाई कि मैंने अपने आप में इन्वेस्टमेंट किए, वो तो कैपिटल हो गए। तो इसका एक सिंपल तरीका है कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसमें से जितना भी सब्सिडरी में आपका हिस्सा है वो आप माइनस कर दीजिए। और अगर ये जो डिफरेंस है पॉजिटिव है तो गुडविल, इन अदर केस इट विल बी कैपिटल रिजर्व। ये नोट्स में मैं अभी आपको दिया हुआ है आगे, जस्ट अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए। गुडविल 10 लाख माइनस 5 लाख का 80% कितना हो गया? 6 लाख। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप 1 हमेशा यही होगा कि आपको निकालना है कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। अभी आप परेशान मत होइए, देखिए आगे लिखा हुआ है गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या जिसको आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसमें से आप माइनस करेंगे शेयर इन पेड अप कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इसके नीचे वाली चीज़ मत देखिए, वो केस 2 में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो स्टेप 1 आपको हमेशा जो है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है, विच इज़ वेरी इजी। समझ में आ गया आपको? पक्का? श्योर? वेरी गुड। अब इसके बाद असेट में मेन चीज़ खत्म हो गई। बाकी असेट्स में तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ऐड करके लिखना है। भैया 15 और 10 कितने हो गए? 25 हो गए। 2 लाख और 10 लाख कितने हो गए? 12 लाख। आप देखो 15 लाख जमा 10 लाख 25 लाख, 2 लाख जमा 10 लाख कितना हो गया? 12 लाख। तो उम्मीद करता हूँ असेट साइड जो है वो आपको एकदम क्लियर हो गई कि असेट साइड को कैसे कंसोलिडेट करना है। असेट साइड को कंसोलिडेट करने का बड़ा ही सिंपल सरल तरीका है। इन्वेस्टमेंट में से हमने क्या माइनस किया? जो सब्सिडरी में आपका शेयर था वो माइनस किया आपने, और आपने गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल लिया, जो भी आता है, जो आपने एमलगमेशन में सीखा हुआ है, और उसके बेसिस पर आपने गुडविल या कैपिटल रिजर्व लिख दिया और बाकी दोनों चीज़ों को आपने सरल तरीके से ऐड करके लिख दिया। समझ में आया? अब मैं आना चाहूँगा लायबिलिटीज़ के ऊपर। तो लायबिलिटीज़ में आप देखिए, सेम वे ट्रेड पेबल्स को ऐड करके लिख दीजिए, बैंक लोन जो है, नॉन करंट लायबिलिटीज़, इनको ऐड करके लिख दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपल सरल अक्षरों में इनको हमने जो है वो ऐड करके लिख दिया, 12.5 लाख 5.5 लाख। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हो गई, करंट लायबिलिटीज़ हो गई, नॉन करंट करंट। कितने शरीफ हैं आप देखो, भोले भाले नन्हे मुन्ने बच्चे एकदम। यस और नो? एकदम सर प्लस करके प्लस करके प्लस करके। एक इसमें से थोड़ा इन्वेस्टमेंट था, उसकी मजबूरी थी, तो हमने उसकी मजबूरी समझ ली और इक्विटी शेयर कैपिटल से उसका एडजस्टमेंट करवा दिया। समझ में आ गया आपको? पक्का? कोई डाउट? अब ध्यान से देखिए आगे। अब आपके पास बचा क्या? देखिए ये तो हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। ये वाली इक्विटी शेयर कैपिटल बची कितनी?
10 लाख, ये आपकी खुद की है, तो इसको आप यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। यहाँ पे मैंने देखो प्लस करके नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा प्लस करके, उसका कारण है क्योंकि ये जो 5 लाख है इसके 80% का मैं एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ, किसके साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, इसीलिए मैंने दोनों को यहाँ पर प्लस करके नहीं लिखा है। समझ में आ गई बात? श्योर। देखिए मैंने लिख भी दिया, इक्विटी को ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर चुके हैं, ठीक है। बट सर 80% ही किया है, 20% का क्या होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब हमारे जो मेजर पॉइंट्स थे वो डिस्कस हो चुके हैं। देखिए अब बचते हैं आपके जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब इसको कैसे कंसोलिडेट करना है, ध्यान से देखिए। अपना तो है ही, प्लस इसका आपको 80% लेना है। अब इसका 80% क्यों लेना है वो अभी आपको केस 2 में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। यहाँ पे तीसरी आइटम छोड़ी हुई है ना मैंने, देखिए, तो इसलिए थोड़ा सा आप होल्ड करिए, अभी आप इतना समझिए सिर्फ कि 80% लेना है। तो आप देखिए 5 लाख, 2 लाख का 80%, 3 लाख, देखिए 2 लाख था ना उसका 80 लिया, ऐसी 3 लाख प्लस इसमें हम 80% ही लेंगे अपना हिस्सा, तो ये आ गया कितना, 660 और 6,20,000। तो अगर आप देखें तो यहाँ भी हमने 80 लिया, यहाँ भी हमने 80 लिया और यहाँ भी 80 लिया, तीनों में 20-20 छोड़ दिया, क्योंकि जो शेयर होल्डर फंड है इसमें हमारा हिस्सा ही 80% का है, 20% तो किसका है, माइनॉरिटी का है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का ही जो 20-20% बच गया, 5 लाख का 20%, 2 लाख का 20%, 4 लाख का 20%, 5 लाख का 20%, 2 लाख का 20%, 4 लाख का 20%, तीनों का 20-20% हम लेंगे और उसी को हम शेयर होल्डर्स फंड के बाद एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखा देंगे। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 2,20,000। क्या क्या कर दिया सर आपने, अरे कुछ नहीं किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं कलम का रंग चेंज कर लूँ ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला स्टेप यहाँ किया, इन्वेस्टमेंट ली, इसमें से मैंने क्या किया, इक्विटी का में जितना हमारा हिस्सा था वो माइनस किया, गुडविल कैपिटल रिजर्व रिकॉर्ड कर दी, यस और नो। फिर मैंने क्या किया, इन्वेंट्रीज, करंट एसेट सीधे सीधे ऐड करने हैं, नॉन करंट एसेट जो बच गया ऐड करने हैं, करंट लायबिलिटीज़ हमेशा ऐड करनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ हमेशा ऐड करनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर आपको, यस और नो। 1 2 ये सब हो गया। अब यहाँ 80 हो गया। याद रखना शेयर होल्डर्स फंड में हमेशा हमारा 80% ही हिस्सा है, तो हम रिजर्व्स में भी 80 लेंगे, इसमें भी 80। ज़्यादा बेटर रीज़न नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो 5 लाख प्लस 2 लाख का 80%, 3 लाख प्लस 4 लाख का 80%, ये आपने जनरल रिजर्व P&L एज इट इज दिखा दिया। और बाकी जो शेयर होल्डर फंड है, क्योंकि हमारा था ही 80%, 20% माइनॉरिटी का, तो सबका 20% हमें क्या करना है, शेयर होल्डर फंड के बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से सबका 20% आपको ऐसे दिखाना है। समझ में आई बात? श्योर। इसको आप एक बार अपने हाथ से नोट डाउन करिए, अपने हाथ से, तभी आपको जो है ये सॉल्यूशन समझ में आएगा और आप समझ पाएंगे चीज़ें कैसे मूव करेंगे। अभी आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना, बस आप एक काम कर सकते हैं, जो शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं 1 और 2 साथ में इसके ये बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी सिर्फ बेसिक को समझाने के लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके लिए लिया है। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया कि कंसोलिडेशन में कुछ नहीं है, करंट असेट्स ऐड करने हैं, नॉन करंट ऐड करने हैं, इन्वेस्टमेंट में इक्विटी माइनस करनी है, करंट ऐड, नॉन करंट ऐड, रिजर्व्स जितने भी होंगे उसमें सिर्फ 80 उठाना है। क्यों? क्योंकि बैलेंस जो है वो माइनॉरिटी का है। समझ में आ गई बात? श्योर। चलिए अब एक क्वेश्चन से हम पूरा का पूरा कंसोलिडेशन जो है वो समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2021 को। एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग, एस लिमिटेड मतलब सब्सिडरी। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको गिवन है होल्डिंग की, सब्सिडरी। फिर जनरल रिजर्व दोनों के, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का, बैंक लोन, ट्रेड पेबल्स। फिर नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 15 लाख, 10 लाख। इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होल्डिंग ने सब्सिडरी में 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज हैं, दोनों की आपको गिवन है। एस लिमिटेड इज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। ये कंपनी जो है वो बनी कब? 1 अप्रैल 2020 को, मतलब ये बनी ही 1 अप्रैल 2020 को, जिसमें इन विच 80% शेयर्स आर हेल्ड बाय एच लिमिटेड फ्रॉम द बिगनिंग। प्लीज अंडरलाइन, होल्डिंग ने इस कंपनी में शेयर्स जो हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक्वायर कर लिए, मतलब आज इस कंपनी का जन्म हुआ, ठीक है। कब हुआ जन्म? 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। और इसी दिन 80% शेयर्स, मतलब इसके प्रमोटर ही कौन है? एच लिमिटेड, ठीक है।
तो जिस दिन जन्म हुआ, खुद बताओ क्या उस दिन कोई रिजर्व्स होंगे? अरे आज ही तो वो कंपनी बनी है, तो आज तो इसमें कोई रिजर्व्स होंगे ही नहीं। तो इस कंपनी के जो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स होंगे वो तो कुछ होंगे ही नहीं, वो क्या होंगे? नील होंगे। जो भी इसके प्रॉफिट आएंगे किसी भी तरह के, वो सारे के सारे जो भी होंगे अप टू द पीरियड ऑफ 31 मार्च 21, वो सारे के सारे क्या होंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज पोस्ट एक्विजिशन। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अभी लास्ट वीडियो में कि जिस दिन आप शेयर एक्वायर करते हो उस दिन जो भी रिजर्व्स होंगे वो प्री एक्विजिशन है। आपने कंपनी उसी दिन एक्वायर कर ली, मतलब आप ही ने कंपनी बनाई है एक तरह से, क्योंकि जिस दिन कंपनी बनी उसी दिन आपने 80% शेयर ले लिए, तो इसके कुछ प्री एक्विजिशन नहीं है, उस दिन कोई रिजर्व हो ही नहीं सकता क्योंकि कंपनी जस्ट बनी है। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व नील है। सारे के सारे जो भी रिजर्व इसके हैं, ये जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं हमारे पोस्ट एक्विजिशन। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो कंसोलिडेशन आपके लिए बहुत आसान चैप्टर होने वाला है। बस नहीं आई तो फर्स्ट वीडियो दोबारा देख के आओ, इसलिए आपको मेरी बात समझ में नहीं आई क्योंकि फर्स्ट वीडियो में लैक ऑफ कंसंट्रेशन था। आगे तभी बढ़ना जब यहाँ तक क्लियर है चीज़। पक्का? चलिए अब कंसोलिडेट करना है। देखो आप लोग ब्रांच अकाउंटिंग और एमलगमेशन ये 2 चैप्टर्स पढ़ के आ रहे हैं अर्लियर स्टेजेस पे, तो आपके लिए कंसोलिडेशन कुछ है ही नहीं। ये चीज़ें तो आपके लिए खेल तमाशा एकदम। कैसे? ध्यान से देखो। होल्डिंग ने सब्सिडरी को मर्ज करना है, कंसोलिडेट करना है, कंबाइन करके एक बुक्स बनानी। अब हमने उसमें कितने शेयर्स लिए हुए हैं? 80% शेयर्स लिए हुए। तो होल्डिंग क्या करेगा? बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, बड़े ध्यान से, अभी पूरी एंट्री मत देखना, घबरा जाओगे भाई। उसके जो असेट्स हैं किसके? सब्सिडरी के। क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, यही है। यस और नो? वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा। भाई असेट है ना, सब्सिडरी को होल्डिंग के साथ मर्ज करना है, कंबाइन करना है, मतलब सब्सिडरी के जो भी असेट लायबिलिटी हैं वो हमारे होंगे। यस और नो? सब्सिडरी के जो भी असेट या लायबिलिटी हैं वो होल्डिंग के होंगे। कंबाइन तो तभी हो पाएगा। तो उसके क्या असेट हैं? 10 लाख का ये है, 10 लाख का ये है। तो मैंने क्या किया? फिक्स्ड असेट लिख दिया है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट लिख दीजिए, इन्वेंट्री लिख दीजिए, मैंने यहाँ करंट असेट लिख दिया है सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो 10 लाख 10 लाख डेबिट क्यों किया? क्योंकि सब्सिडरी के असेट्स हैं, होल्डिंग की बुक्स में आ रहे हैं, तो असेट जो है वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। समझ में आया? सेम वे इसकी लायबिलिटीज कौन सी हैं? बैंक लोन है 7.5 लाख का, 1.5 लाख का ट्रेड पेबल है, तो इसको हम अपनी बुक्स में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये क्या कर रहा हूं मैं? होल्डिंग की बुक्स में सब्सिडरी के असेट्स लायबिलिटी रिकॉर्ड की। यहां तक समझ में आ गया आपको? आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर हमने तो 80% शेयर्स ही लिए हैं, तो हम ये पूरा अमाउंट क्यों ले रहे हैं? हमें तो सिर्फ 80% अमाउंट ही लेना चाहिए, मतलब 10 लाख का 80%, 10 लाख का 80%, 7.5 लाख का 80%, 1.5 लाख का 80%, तो हम ये पूरा अमाउंट क्यों ले रहे हैं? देखिए प्रैक्टिकल रीजन मैं आपको बताता हूं। सपोज 10 लाख रुपए की ये मशीन है और ये सिंगल मशीनरी है, ठीक है, इट्स अ सिंगल मशीनरी। तो अगर मैं उसका 80% रिकॉर्ड करूं यहां पर, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू 8 लाख, तो वो 8 लाख क्या है? मतलब आप समझो लाइक कि भाई उसके मैंने टायर रिकॉर्ड कर लिए, या उसका मैंने मोटर रिकॉर्ड कर ली, या मैंने उसका कुछ एक पार्ट रिकॉर्ड कर लिया। व्हाट इज दिस? भाई मशीन तो पूरी जो है वो 10 लाख रुपए की है। हाउ कैन आई रिकॉर्ड रुपीज 8 लाख और 7 लाख और 6 लाख? भाई 10 लाख की मशीन में, ये तो वही वाली बात हो गई, सपोज 10 लाख रुपए की गाड़ी थी वो, तो मैंने क्या किया, उसके टायर, उसका इंजन, वो 8 लाख का रिकॉर्ड कर लिया और बॉडी पार्ट्स जो है वो सब्सिडरी पे छोड़ दी। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप असेट्स को बाइफरकेट कर पाओ, क्योंकि असेट्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल नेचर के होते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज को फुल रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये आप देखिए पूरा रिकॉर्ड कर लिया, इसको भी पूरा रिकॉर्ड कर लिया, इसको भी। हाँ, लेकिन आपका डाउट एकदम जेन्युइन है, क्या कि हमारा हिस्सा तो सिर्फ 80% है, तो हम पूरा क्यों ले रहे हैं? तो हमने उसका एक तरीका क्या निकाला, हमने ठीक है इसको 100% रिकॉर्ड कर लिया। हमने क्या किया, जो 20% अमाउंट है उसको एज ए लायबिलिटी क्रेडिट किया बाय द नेम ऑफ टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैसे?
देखो 10 लाख और 10 लाख कितना हो गया 20 लाख, उसमें से हमने लायबिलिटी वाला अमाउंट माइनस कर दिया, नेट अमाउंट निकाल लिया, तो ये आपका हो गया 20 लाख माइनस दिस कम्स आउट टू बी 11 लाख। ठीक है, 11 लाख का अमाउंट आता है। तो क्योंकि हमने 80% प्रैक्टिकली यहाँ लेना चाहिए था, बट हमने 80 ना लेके 100% ले लिया, तो हमने क्या किया 20% को क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया बाय द नेम ऑफ टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आप देखिए 11 लाख का 20% 2,20,000 रुपये। तो इंस्टीड कि हम यहाँ 80% अमाउंट लेते, हमने क्या किया असेट्स पूरे ले लिए, लायबिलिटीज पूरा ले लिया, और जो डिफरेंस अमाउंट था उसका 20% एज ए लायबिलिटी अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर दिया बाय द नेम ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बात आपको समझ में आती है, और इसका सिर्फ कारण एक ही है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर इनडिविजिबल इन नेचर जनरली। आई एम नॉट सेइंग कि वो ऑलवेज इनडिविजिबल इन नेचर होते हैं, वो डिविजिबल भी हो सकते हैं, बट क्योंकि वो इनडिविजिबल नेचर के होते हैं तो बेटर प्रैक्टिस यही है, और एक नॉर्म कह लो, रूल कह दो, फिर हमने बना दिया कि हम पूरा का पूरा 100% उसे रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी बुक्स में, और जो कि हमारा नहीं है किसी और का है, जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, उसका 20% एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये पार्ट आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमने इसके एसेट्स रिकॉर्ड कर लिए, इस लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, अब आते हैं हम रिजर्व्स पे। रिजर्व्स कितने हैं 2 लाख और 4 लाख, कितना हो गया 6 लाख रुपए। तो देखिए रिजर्व्स में एज सच कोई इशू नहीं है, उसको आप स्ट्रेट अवे अपनी बुक्स के अंदर उसका 80% ला सकते हैं, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिविजिबल इन नेचर इन एनी केस। तो 6 लाख का हमने 80% ही लिया, कितना 4,80,000। ये कौन से हैं पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि प्री तो इस क्वेश्चन में था ही नहीं। सर हम यहां पर भी 100% ले लेते, 6 लाख का 100% ले लेते। देखिए असेट एंड लायबिलिटी के केस में डिविजिबिलिटी और इंडिविजिबिलिटी की बात आती है, रिजर्व्स में कभी भी नहीं आता। रिजर्व्स आर कंप्लीटली डिविजिबल, तो क्यों हम उसके अंदर ऐसा करें? आप मेरी बात को समझ नहीं सर हम कर लेते, अरे करने को तो आप कुछ भी करो, लेकिन एक जो कॉमन प्रैक्टिस है वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, असेट्स एंड लायबिलिटीज फुल अमाउंट के लेने एंड आपको उसके अगेंस्ट माइनॉरिटी रिकॉर्ड करना, लेकिन रिजर्व्स आर डिविजिबल इन नेचर, तो आपने उसका 80% हिस्सा ही लेना है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये जितने रेड वाले पार्ट थे ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो क्लियर हो चुके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हम अपनी बुक से ख़त्म कर देंगे। क्यों ख़त्म कर देंगे? अरे भाई हमने इन्वेस्टमेंट करी किस में, असेट्स में और लायबिलिटीज़ में। जब हमने उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया तो इन्वेस्टमेंट किस बात की, तो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर इसे क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। और ये चीज़ आपको वैसे भी समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ हम बहुत फ्रिक्वेंटली एमलगमेशन में, मर्जर में करते हैं। ये कोई नया पार्ट नहीं है, इसकी डिटेल डिस्कशन में मैं नहीं जाऊँगा। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने असेट लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड कर दिया। तो 10 लाख दिस सारे अमाउंट्स आपको क्लियर होते हैं। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बची वो हमारी क्या कहलाएगी, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो अगर आप देखें बहुत हद तक ये एमलगमेशन से मिलता जुलता है। आपने क्या करना है, सब्सिडरी के फिक्स्ड एसेट्स एज इट इज, लायबिलिटीज एज इट इज, बट क्योंकि उसमें हमारा हिस्सा जो है वो 100% नहीं था, 80 था, ठीक है, तो 20 को हमने एज ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया। रिजर्व्स आर डिविजिबल इन नेचर, तो उसमें सीधे ही हमने 80% लिया है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट हमने जो दिखाई हुई थी होल्डिंग ने अपनी बुक्स में उसे खत्म कर दी क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने असेट लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर लिए, और जो बैलेंसिंग फिगर बची उसको हमने गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो बचता वो ले लिया। अभी आपके सामने जो रेड वाली कैलकुलेशन है ना, ये मैंने डिस्कस नहीं करी, तो इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी जो पार्ट है ना वो आप अपने पास एक बार नोट कर लीजिए। चलिए आपको मैं एक बार क्विकली रिकॉल करवा दूं सारे के सारे पॉइंट्स कि हमने क्या किया। असेट्स और लायबिलिटीज़ हमने 100% वैल्यू पे लिए, उसके अगेंस्ट हमने 20% माइनस कर दिया क्योंकि 80% पे ही हमारा हक था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट उसे लिखा, तो 10 + 10 माइनस दिस और उसका 20% हमने क्रेडिट किया था। देखिए इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, आप माइनॉरिटी असेट लायबिलिटी अप्रोच से निकालें कि मतलब इसका आपने डिफरेंस लिया, इन सब का जो इसका आपने डिफरेंस लेके निकाला वो तरीका था, या आपके पास मैं आपको बता दूं हमने अभी क्या किया, इसका डिफरेंस लेके 20% निकाला, या बैलेंस शीट में आप सीधे इसका 20% ले लीजिए, एक ही बात है।
भाई यहाँ आपने क्या किया, 10 + 10 माइनस दिस उसका 20% लिया, तो बैलेंस शीट में इसके बाद बचता ही क्या, इक्विटी जनरल रिजर्व P&L, सीधा उसका 20% ले लो, तब भी आंसर वही आएगा। आप देखो 2,20,000 रुपये, हाँ या ना, श्योर। 11 लाख का 20% 2,20,000 आता है। तो माइनॉरिटी निकालने का एक बहुत सिंपल सरल तरीका है कि आप इंस्टीड वैसे करें, जो भी सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स हैं उसमें जो माइनॉरिटी का हिस्सा है वो सीधे ले लीजिए, आंसर तब भी सेम आएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी में जो माइनॉरिटी का हिस्सा है, तो आप सीधे हमेशा ऐसे ही निकालेंगे, इतनी डिटेल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आप ये ऐसे माइनस करें। रीज़न क्या होगा, एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास जर्नल एंट्री करने का समय ही नहीं होगा, हमें फटाफट सब कुछ करना होगा, ठीक है। अब क्योंकि एग्जाम में मैं कह रहा हूँ जर्नल एंट्री करने का समय ही नहीं होगा आपके पास, तो ये गुडविल बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालोगे भाई, जर्नल करोगे तो बैलेंसिंग फिगर निकालोगे ना। तो उसका भी बड़ा सिंपल तरीका है कि जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, कितनी कर रखी है इन्वेस्टमेंट आपने, 10 लाख की, उसमें से आप सीधे माइनस कर दो शेयर इन पेड अप ऑफ सब्सिडरी, जो सब्सिडरी की पेडअप है भाई, सब्सिडरी की पेडअप कितनी है, 5 लाख, उसमें जो होल्डिंग का शेयर है कितना है, 4 लाख, शेयर इन पेडअप ऑफ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी दैट इज 4 लाख। तो अगर ये फिगर पॉजिटिव आती है तो सीधे गुडविल, नेगेटिव आती है तो सीधे कैपिटल। देखो 10 लाख, 5 लाख का 80% 4 लाख, तो ये आ गया कितना, 6 लाख, सीधे वो गुडविल। तो आपको इतना कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं है माइनॉरिटी और गुडविल को। माइनॉरिटी के लिए क्या करना है, सिंपल, जो भी सब्सिडरी की शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स है उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा ले लो। और गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट में से शेयर इन पेड अप ऑफ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग माइनस कर दो, पॉजिटिव आता है गुडविल, नेगेटिव आता है कैपिटल रिजर्व। समझ में आया, श्योर। तो ये दो कैलकुलेशंस, अब ये जो और करके थी इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके नीचे नोट्स बना लीजिए। इस वाले पे अभी हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो कंक्लूड हो गई एकदम 101%, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट और है, वो हम फर्दर केसेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप पहले यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि गुडविल और माइनॉरिटी निकालने के वे आउट ऑल्टरनेटिव वाले क्या है, और ये ऑल्टरनेटिव वे आउट ही काम आएंगे क्योंकि एग्जाम में हम जर्नल एंट्री नहीं करने वाले। मैं आपको ये बार बार बात बता रहा हूँ। तो पहली बात आपकी समझ में आ गई। दूसरी बात ये, तीसरी चीज मैंने यहाँ पोस्ट एक्विजिशन लिखा होता है, अब इस पे डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए रिजर्व्स आपको यहां तभी लेने हैं जब वो पोस्ट एक्विजिशन होंगे। अगर प्री एक्विजिशन है तो आपको रिजर्व्स नहीं लेने। अब इस क्वेश्चन में प्री एक्विजिशन थे ही नहीं। क्यों नहीं थे बताओ? क्योंकि हमने शेयर्स इन द बिगनिंग ही एक्वायर कर लिए थे, कंपनी ने उस समय तक पैदा हुई थी, कुछ काम ही नहीं किया था, तो उसके प्रॉफिट ही नहीं थे, तो इसलिए प्री एक्विजिशन 0 थे, सारा का सारा पोस्ट था। यहां आपने तभी रिजर्व्स लेने हैं जर्नल में, मतलब तभी अपनी बुक्स में लेने हैं, होल्डिंग की बुक्स में, जब वो पोस्ट एक्विजिशन है। ऐसा क्यों? अरे खुद ही जवाब दे दो, सोचो थोड़ा सा कि पोस्ट होंगे तभी क्यों लेने, प्री वाले क्यों नहीं लेने? जी हाँ, अगर आपने जो मैं बताने जा रहा हूं वही सोचा है तो आप एकदम ठीक हैं, क्योंकि जब आपने शेयर स्टेट को एक्वायर किए उसके बाद के जो प्रॉफिट्स हैं उस पे आपका हिस्सा है, उससे पहले के प्रॉफिट्स पे आपका हिस्सा नहीं है, और उससे बाद के जो प्रॉफिट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्विजिशन। तो याद रखिएगा, ओनली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, नॉट द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। वैसे अगर आपको थोड़ा सा याद हो, AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, वहां पे भी अगर याद हो एक वर्ड आता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, याद आता है? तो अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलता है तो हम उसे क्या करते हैं? जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है हम उसमें से माइनस करते हैं। याद आ रहा है? सेम वे भी हम आगे देखेंगे कि अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होंगे तो हम उसे यहाँ नहीं लेंगे, हम उसे यहाँ माइनस करेंगे। जो मैं आपको कह रहा था ना, एक और पॉइंट है, फर्दर केसेस में डिस्कस करूंगा, तो वो ये होगा। चलिए अभी उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट
क्या शेयर माइनॉरिटी निकालने के लिए शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी में जो माइनॉरिटी का हिस्सा है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट में से शेयर इन पेड अप ऑफ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग माइनस कर दो। थर्ड, सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स जो हैं वो लेने हैं, प्री एक्विजिशन नहीं लेने। समझ में आ गई बात? पक्का। फटाफट पहले आप ये सारी बातें जो हैं जर्नल एंट्री के साइड में नोट्स बना लीजिए फास्ट। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट escholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें escholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। तो चलिए, जैसे शादी होती है ना, तो शादी में क्या होता है, वाइफ और हस्बैंड 7 वचन देते हैं, 7 फेरे होते हैं। तो सेम वे यहाँ पे 7 वचन और कंसोलिडेशन खत्म। भाई कंसोलिडेशन भी एक तरह से शादी, और क्या, 2 कंपनियों की शादी हो रही है, एक हो रहे हैं। तो अब ये 7 वचन यहाँ पर क्या है, आपने देख लिए सारे के सारे। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स टोटल लेना है। भैया आपने देखो ना यहाँ पर क्या किया, टोटल अमाउंट लिया था। अब इसी चीज़ को मैं बैलेंस शीट में लेता हूँ। भाई होल्डिंग एंड सब्सिडरी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी है, अभी मुझे क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो क्योंकि मैंने होल्डिंग की बुक में सब्सिडरी के फिक्स्ड एसेट्स टोटल लिए, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी टोटल ली, तो मैं क्या करूँगा, 5 + 7.5, 4 + 1.5, 15 + 10 और 2 + 10। ये कितना होता है 12, ये कितना होता है 25, ये कितना होता है 5.5, ये कितना होता है 12.5। तो ये मैं कंसोलिडेटेड में एज अ टेस्ट दिखाऊंगा। देखो कंसोलिडेटेड, कुछ समझ में आए ना, ये ज़रूर समझ में आएगा आपको कि कुछ नहीं करना, इन 4 चीज़ों के रिस्पेक्ट में नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, दोनों का टोटल एज अ टेस्ट लिख देना। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, एंड इवन करंट लायबिलिटी, दोनों में आपने क्या करना है, टोटल एज अ टेस्ट लिख देना। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो सिर्फ होल्डिंग की आएगी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो होल्डिंग की आएगी। एच लिमिटेड लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आएगी जी? क्योंकि जो सब्सिडरी की है इसका आपने 80% इन्वेस्टमेंट से सेट ऑफ किया है। आपने देखो यहाँ किया नहीं था, भूल गए। तो यहाँ पर चौथा वचन ये है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में जो आएगी वो सिर्फ होल्डिंग कंपनी की आएगी। कारण जानना है, कारण बता चुका हूँ, क्योंकि उसके जो सब्सिडरी है उसका 80% हम सेट ऑफ कर चुके हैं। अब रिजर्व्स की अगर बात करें तो जो होल्डिंग कंपनी के हैं प्लस प्रोपोर्शनेट शेयर इन सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन। जैसे देखो होल्डिंग के कितने थे, 5 लाख थे, प्लस सब्सिडरी के कितने थे, 2 लाख। तो 2 लाख में कितना लेना है, 80%। देखो प्रोपोर्शनेट शेयर इन सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, और यहाँ पे भी याद हो तो हमने कंबाइन लिया था भाई। अगर देखा जाए तो 4 लाख 2 लाख दोनों का 6 लाख का 80% है, 2 लाख 4 लाख ही है, ठीक है। सेम वे 3 लाख प्लस 4 लाख का 80%, 3 लाख प्लस 4 लाख का 80%, 6 20 6 लाख 60। समझ में आ गया? 5 वचन क्लियर है। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट, करंट, इनका टोटल, इक्विटी की सिर्फ होल्डिंग की, रिजर्व्स होल्डिंग कंपनी प्लस प्रोपोर्शनेट शेयर इन सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन। याद रखना, प्री नहीं लेने, बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालो और माइनॉरिटी निकालो। गुडविल आप निकाल चुके, कितनी आई थी सर? गुडविल आई थी 6 लाख, माइनॉरिटी आया था 2 पीस। तो माइनॉरिटी आपको क्या करना होता है, शेयर होल्डर फंड के बाद लिखना होता है माइनॉरिटी 2 पीस। और ये मैंने वैसे ही निकाली जैसे आपको सिखाई थी, 5 लाख 2 लाख 4 लाख, इसका हमने क्या किया 20%।
तो देखिए उसका 20% है, ठीक है। और गुडविल नॉन करंट असेट में इन्वेस्टमेंट माइनस ये क्या है 5 लाख का 80%, जो मैंने आपको ऑल्टरनेटिव वे आउट सिखाया था। करना आपको ऑल्टरनेटिव वे आउट ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, एग्जाम में जर्नल एंट्री करने का समय नहीं होता। तो 7 वचन ध्यान रखने, आपका कंसोलिडेशन पूरा खत्म हो जाएगा। फिक्स्ड असेट, करंट असेट, नॉन करंट, करंट, आंख बंद करके टोटल ले लो। इक्विटी सिर्फ होल्डिंग की लेनी है। रिजर्व्स में होल्डिंग कंपनी प्लस प्रोपोर्शनेट शेयर इन सब्सिडीज पोस्ट एक्विजिशन। गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालो और माइनॉरिटी निकालो और वो उसे आप प्लेस कर दो। ये 7 चीज़ें आप करोगे, पूरा कंसोलिडेशन आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कम से कम 3 बार रिवाइज कर लो, किसी भी वीडियो में डाउट हो से 2 बार और देख लो, क्योंकि ये बेस यहाँ पे सारा खत्म हो चुका। टेक्निकल है, मैं पहले ही बता दूँ, सीए फाइनल लेवल का चैप्टर है, मतलब एक अच्छे लेवल का चैप्टर है, काफ़ी आप समझ सकते हैं, जो कि बहुत अर्ली स्टेज पे आप पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आपको जो है इसमें बहुत ध्यान से एक चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत सिंपल वे आउट में कोशिश करिए आपको चीज़ें बताऊं, फिर भी दिक्कत है तो आप मॉर्निंग आवर्स में 4 बजे उठ के इस चैप्टर को देखिए, क्योंकि उस समय एकदम फ्रेश एनर्जी होती है, ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको डाउट है 2 बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता सुबह 4 बजे उठ के एक बार देखो। चैप्टर बहुत आसान है अगर आप यहाँ तक चीज़ें समझ गए। मैंने क्या लिखा, ये 7 वचन समझने, 7 वचन कंसोलिडेशन खत्म, बस ये बात अपने दिमाग में आपको अच्छे से बैठानी है। चलिए ये वही क्वेश्चन है एकदम सेम। केस 2 ले रहा हूँ, एच लिमिटेड टू कवर 80% शेयर्स ऑन 31 मार्च 2021, मतलब बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की है और इसी दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी में 80% शेयर्स लिए। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताऊं, कि जिस दिन आप शेयर्स लेते हो उस दिन जो भी रिजर्व्स का बैलेंस है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, प्री एक्विजिशन। याद है आपको ये बात? रिजर्व्स ऑफ बी लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स आर नोन एज प्री एक्विजिशन, फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और इस क्वेश्चन में क्या है, जो क्वेश्चन उनका केस 2 में मैंने लास्ट डेट पे एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में शेयर्स लिए हैं, तो ये जितने रिजर्व्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे आपकी क्या कहलाएंगे, प्री एक्विजिशन। बताओ मेरी इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती? अगर आती है तो अभी तक की सारी वीडियो आप सिंसियरली देख रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। और अगर ये वीडियो समझ में नहीं आती, ये बात नहीं समझ में आती, तो इसका मतलब है आपको रिवीजन की जरूरत है। ये मैंने प्री एक्विजिशन क्यों बोला, क्योंकि शेयर्स 31 मार्च 2021 को लिए और इस दिन जो भी रिजर्व्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वो प्री एक्विजिशन कहलाएंगे। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे के सारे रिजर्व्स प्री एक्विजिशन है, बस पोस्ट एक्विजिशन इसमें है ही नहीं। इसमें पोस्ट एक्विजिशन जो है वो 0 हो गया, क्योंकि हम 31 मार्च 2021 की ही बात कर रहे हैं। इसी दिन हमें कंसोलिडेट करना है और इसी दिन हमने शेयर्स एक्वायर किए हैं, तो इस दिन जितने रिजर्व्स हैं वो सारे प्री हैं। अब आगे जब कमाया जाएगा तब बात होगी, अभी जो भी हैं वो सब प्री है। क्लियर? अब 7 वचन याद है कंसोलिडेशन के, क्या बताए थे? अब नहीं करनी जर्नल एंट्री, छोड़ो, इनको ऐड कर दो असेट्स को। याद आ रहा है? ये तो याद है भाई, पहले 3 वचन तो आसान है कम से कम, यस और नो। चौथा भी आसान है कि इक्विटी सिर्फ होल्डिंग की लेनी है, तो 4 तो कर ही देते हैं। आप ये देखो, इक्विटी ली हमने 10 लाख, इसको हमने स्ट्रेट अवे ऐड करके लिख दिया। इनमें तो कभी सोचना ही मत, 4 वचन तो निभा ही लेंगे, 7 के 7 ना निभा पाए तो, क्यों जी? चलिए अब रिजर्व्स की बात करते हैं। रिजर्व्स होल्डिंग कंपनी के प्लस प्रोपोर्शनेट शेयर इन सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। पोस्ट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, पोस्ट क्या है, नील है, नील है। तो आप देखिए ये 5 और 3 एज इट इज आ गए, क्यों? क्योंकि पोस्ट 5 और 3 आ गए, इसके पोस्ट कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या शेयर दूंगा? पोस्ट एक्विजिशन तो नील है ना। आप देखिए ये 5 लाख प्लस नील हुआ, क्यों? क्योंकि उसके पोस्ट एक्विजिशन कुछ है ही नहीं, ऐसी 3 लाख प्लस नील हुआ। तो ये वचन भी आपको समझ में आ गया। 5 वचन तो क्लियर है सर। ये सुनो सर, जर्नल से सिखा दो, वो भी एक बार देख लेते हैं। चलो वैसे देख लो, जर्नल कहाँ है भाई? ये रही। जर्नल के हिसाब से जाते हैं अगर, तो हम क्या करते हैं, असेट दोनों लेते, लायबिलिटीज पूरा लेते, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करते, यही करते। अब
5 वचन हमारे हो चुके हैं। छठा सातवां है गुडविल कैपिटल रिजर्व वो माइनॉरिटी निकालना, और ये मैं अब ऑल्टरनेटिव वे आउट से कराऊंगा आपको। ऑल्टरनेटिव वे आउट क्या था? ऑल्टरनेटिव वे आउट क्या था, याद करो। सबसे पहले माइनॉरिटी के लिए याद करो कि जो भी सब्सिडरी का अमाउंट है दिस, इसमें माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है? 20% सीधा ले लो। देखो माइनॉरिटी 5 लाख का, 2 लाख का 20%, 4 लाख। देखो इसमें माइनॉरिटी हमेशा एक ही तरीका माइनॉरिटी का, देयर इज नो अनदर वे आउट, कि जो भी सब्सिडरी की शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स हैं, चाहे वो रिजर्व प्री है पोस्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता प्री है पोस्ट है, आपने सीधे उसका 20% ले लेना। छठा वचन, अच्छा सातवां पहले कर दिया, अब छठा रह गया क्या? गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना। अभी गुडविल और कैपिटल रिजर्व के लिए भाई गुडविल रह गई ना, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड माइनस शेयर इन पेड अप ऑफ सब्सिडरी, शेयर इन पेड अप कैपिटल ऑफ सब्सिडरी, याद है? ये तो मैंने आपको सिखाया था। तो देखिए इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है? 10 लाख, और उसमें 5 लाख का 80% आप माइनस कर देंगे। 10 लाख और 5 लाख का 80%, ये मैं आपको सिखा चुका। अब नई चीज आपके लिए सिर्फ एक है, मैंने कहा था एक पॉइंट रह गया, वो ये है। सिर्फ देखिए पिछले क्वेश्चन में कोई प्री एक्विजिशन रिजर्व्स नहीं थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपके पास यहाँ पर रिजर्व्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? प्री एक्विजिशन है। क्यों है? क्योंकि हमने शेयर्स एक्वायर किए 31 मार्च 2021 को। तो जो भी प्री एक्विजिशन रिजर्व्स हैं उसका शेयर आप जो है वो माइनस कर देंगे। कितना है? 6 लाख। तो 6 लाख का 80% 480 आप माइनस करेंगे तो आपका गुडविल बचेगा 1,20,000। नहीं आता मेरी बात का विश्वास? कुछ नहीं होता। लो यहां तक क्लियर है। यहां हमने रिजर्व्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहां पे से पोस्ट एक्विजिशन आते हैं। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 1,20 ही आ रही है, निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर जर्नल से देख लो। यहां रिजर्व्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स आते हैं। तो अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, वही आएगी। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अभी आप जर्नल कर रहे हो, अब मैं आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन में जर्नल भी नहीं होगी आपके पास, एग्जाम में आपको समय ही नहीं होगा करने का। सिंपल वे आउट क्या करना है? इन्वेस्टमेंट जो की है एस लिमिटेड में माइनस शेयर इन पेड अप कैपिटल ऑफ सब्सिडरी माइनस शेयर इन प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। तो आप देखिए 10 लाख, 5 लाख का 80%, और ये क्योंकि प्री एक्विजिशन थे 2 लाख और 4 लाख, तो 2 लाख का 80% और 4 लाख का 80%। तो ये आपने गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल लिए। 7 वचन अपने आपने पूरे के पूरे निभा दिए और आपका पूरा कंसोलिडेशन यहाँ पर फिनिश हुआ। तो अब आप एक काम कर लीजिए, क्या कि जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व माइनॉरिटी इंटरेस्ट था, इसके लिए वर्किंग नोट बना लीजिए कि कैसे निकलता है। इन्वेस्टमेंट में से शेयर इन पेड अप कैपिटल ऑफ सब्सिडरी माइनस शेयर इन प्री एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी। पॉजिटिव फिगर आती है गुडविल, ब्रैकेट में आती है कैपिटल रिजर्व। माइनॉरिटी का शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स इन पेड अप ऑफ सब्सिडरी, शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स इन रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी, दोनों को ऐड करेंगे। और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता प्री हो पोस्ट हो, तो माइनॉरिटी आ जाए। तो 7 वचन कंसोलिडेशन खत्म की फिलॉसफी आपको मेरी समझ में आनी चाहिए क्या है। अब आपको ये जर्नल एंट्रीज आगे से नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना। आपने सिर्फ ध्यान रखना है क्या कि होल्ड फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट करंट होल्डिंग सब्सिडरी के हम ऐड करेंगे एज इट इज, ठीक है ना? ये ऐसे यहाँ पर ऐड किया। इक्विटी हम लेंगे किसकी? होल्डिंग की। उसके बाद हम अपना रिजर्व्स लेंगे, होल्डिंग प्लस प्रोपोर्शनेट शेयर इन सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन। गुडविल माइनॉरिटी निकालेंगे, वो हमने सीख लिया। तो उम्मीद करता हूँ केस 2 आपको क्लियर है। अभी तक मैंने आपके साथ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें या तो प्री था या पोस्ट था। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जिसमें प्री और पोस्ट दोनों हो। चलिए वही क्वेश्चन है सेम। केस नंबर 3, एच लिमिटेड ने 80% शेयर्स लिए 30 सितंबर 2020 को, ठीक है। और यहां पर हम यही मान के चल रहे हैं कि जो एस लिमिटेड है वो बनी है 1 अप्रैल 2020 को फॉर्म हुई है, मतलब ये कंपनी आई ही उसी दिन है। और हमने कब शेयर एक्वायर किए? 30 सितंबर 2020 को। तो देखिए अब कंपनी बनी है 1 अप्रैल 2020 को, 31 मार्च 2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 को कंपनी बनी है,
31 मार्च 2021, इस दिन आपको कंसोलिडेट करना है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें 30 सितंबर 2020 को इस दिन शेयर्स एक्वायर किए, तो यहां तक के प्रॉफिट जो है प्री हैं और इसके बाद के जो प्रॉफिट्स हैं वो पोस्ट है। यस और नो? अब आपको जो प्रॉफिट गिवन है वो तो पूरे साल के गिवन है, 2 लाख 4 लाख। तो अब आप क्या करेंगे, इसको बाइफरकेट करेंगे। देखिए 6 महीने का पीरियड है यहाँ पे और यहाँ 6 महीने का पीरियड है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाइफरकेट करेंगे। बाइफरकेशन ऑफ प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। जनरल रिजर्व कितना है आपका, 2 लाख का, तो 2 लाख का 6/12 1 लाख रुपए, ये हो गया आपका क्या, प्री एक्विजिशन। और पोस्ट एक्विजिशन बाकी 2 लाख का 6/12। भाई 6 क्यों है, क्योंकि 6 महीने का पीरियड ही प्री का और 6 का ही पोस्ट का। तो 1 लाख प्री एक्विजिशन कहलाएगा, 1 लाख पोस्ट एक्विजिशन। हम ये मान रहे हैं कि इवनली प्रॉफिट्स कमाए। सेम वे 4 लाख के साथ किया जाएगा, क्योंकि पूरे साल के प्रॉफिट हैं, तो 6 महीने के प्री एक्विजिशन और 6 महीने के पोस्ट एक्विजिशन। अब प्री और पोस्ट दोनों आ गए पिक्चर में, हाँ या नो? क्लियर है यहाँ तक बात आपको? पक्का क्लियर है? श्योर। अब वही मेरे 7 वचन आ जाएंगे, बस खत्म कहानी। अब मैं एंट्री नहीं करूंगा इस पर। 7 वचन क्या कहते हैं? पहला वचन असेट्स, करंट असेट्स को ऐड करो, नॉन करंट को। सेकंड कहते हैं करंट असेट्स को ऐड करो। तीसरा वचन कहता है नॉन करंट और करंट को ऐड करो। आप देखो वही किया हुआ है हमेशा, कोई उसमें थॉट ही नहीं है। चौथा वचन क्या कहता है मेरा? इक्विटी शेयर कैपिटल लेनी है किसकी? होल्डिंग कंपनी की। तो होल्डिंग की इक्विटी शेयर कैपिटल यहां दिखा दी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, पांचवा वचन क्या कहता है? होल्डिंग कंपनी के रिजर्व्स प्लस प्रोपोर्शनेट शेयर इन सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। तो होल्डिंग के रिजर्व कितने हैं? 5 लाख, प्लस हिस्सा लेना है सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन। तो जनरल रिजर्व पोस्ट एक्विजिशन कितना है? 1 लाख है। भाई देखो वचन ध्यान से देखो ना, हाँ रिश्ते टूट जाते हैं अगर वचन ना निभाओ तो। प्रोपोर्शनेट शेयर इन सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। तो आप बड़े आराम से रिलैक्स होके प्रोपोर्शनेट शेयर इन सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कितने हैं? अभी निकाले हैं 1 लाख, उसके अंदर 80%, 580 हो गया। सेम वे ये आपका 3 लाख है, ठीक है, 3 लाख प्लस प्रोपोर्शनेट शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन ऑफ P&L 2 लाख है, तो 2 लाख का 80% 4,60,000। तो ये वचन भी हमने निभा दिया। कौन सा वचन नंबर था भैया? ये था वचन नंबर 5 जो आपने पूरा किया, वचन नंबर 5। अब छठा और 7वां वचन बचे हुए। ये सारी फिगर जो है आपकी पूरी हो चुकी हैं। छठा 7वां क्या है? गुडविल और माइनॉरिटी निकालना। ठीक है, अब गुडविल कैसे निकलेगी और माइनॉरिटी कैसे? वर्किंग नोट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 10 लाख, 10 लाख है ना, माइनस शेयर इन पेड अप ऑफ सब्सिडरी, तो वो कितनी है? 5 लाख है, और उसमें 80% कितना हो गया? 4 लाख माइनस शेयर इन प्री एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी। तो सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितने हैं? 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख और 2 लाख कितने हो गए? 3 लाख हो गए। तो 3 लाख का 80% कितना हो गया? 2,40,000, हाँ या ना? तो 10 लाख माइनस 4 लाख माइनस 2,40,000, ये आता है 3,60,000। ठीक है, अब देखो गुडविल मैंने कितनी लिया यहाँ पर? 360। 10 लाख, 5 लाख का 80%, 1 लाख का 80%, 2 लाख का 80%, ये 180, 1 और 8 समझ गए ना आप भाई? 1 का 80% और 2 का, या
आप ऐसे कर लो 1 और 8 का 1 और 2 का 80% या 3 लाख का 80% एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो। समझ गए? क्लियर? इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, छठा वचन हो गया। सातवां माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर इन पेड अप, शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर इन रिजर्व्स। तो इसमें आपको कभी दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर सीधा सीधा आपने करना है, उठा करके सब्सिडरी के तीनों का लो 20% कर दो। अब सारे केसेस देख लेना, आंसर सेम आएगा। माइनॉरिटी इन ऑल द केसेस विल ऑलवेज बी सेम। आप देख लो केस 1 में भी माइनॉरिटी इतनी थी, केस 2 में भी उतनी, केस 3 में भी इतनी। माइनॉरिटी का अमाउंट इन एवरी सिचुएशन विल रिमेन सेम। मतलब आप ये समझ लो इसके अंदर जो वचन बहुत आसान है निभाने वो कौन से हैं? वचन नंबर 1, वचन नंबर 2, वचन नंबर 3, वचन नंबर 4, वचन नंबर 7। ये तो इनका तो प्री और पोस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। प्री और पोस्ट ये जो पांचवा और छठा वचन है ना, इसको इफेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स लेने होते हैं और गुडविल निकालने के लिए आपको सिर्फ प्री एक्विजिशन रिजर्व माइनस करने होते हैं। तो प्री और पोस्ट से पांचवे और छठे पे फर्क पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 और 7 पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैच होता है। इस बार हमने बिना जर्नल एंट्री के ही पूरा क्वेश्चन जो है वो किया। क्वेश्चन अपने आप करिएगा, समझ गए आप? और ये जो आप डिटेल यहाँ पे अब इस तरीके से दिखा रहे हैं, एग्जाम में क्या ऐसे ही दिखानी नहीं, एग्जाम में हम वर्किंग नोट बनाएंगे। अभी एक बेसिक क्वेश्चन चल रहा है तो इसलिए हम इस तरीके से करें। सॉल्यूशन अपने आप करिएगा, जहाँ फंसे वहीं पे वीडियो दोबारा देखिएगा। चलिए अब केस नंबर 4, और ये आप खुद करेंगे। एच लिमिटेड टू कवर 80% शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2020। बाकी सब डिटेल्स एकदम सेम है कि एस लिमिटेड 1 अप्रैल 2020 को बनी है, ठीक है, और ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की है। तो इस डेट पे जो भी रिजर्व्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्री एक्विजिशन। बट इस डेट के रिजर्व्स कैसे निकलेंगे अब? तो आप क्या करेंगे, वही टाइम स्केल 31/12/2020, 31 मार्च 21 और यहाँ 1 अप्रैल 2020। तो ये पीरियड जो है वो क्या कहलाएगा? प्री। ये क्या कहलाएगा? पोस्ट। 9 मंथ्स और 3 मंथ्स। तो इस बार बाइफरकेट कर लीजिए 2 लाख 4 लाख को 9 मंथ्स और 3 मंथ्स में। 2 लाख का 9/12, 2 लाख का 3/12, ये हो गया प्री और ये हो गया पोस्ट। ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख का 9/12 प्री और 4 लाख का 3/12 पोस्ट। हो गया प्री और पोस्ट। अब एकदम वही 7 वचन, कंसोलिडेशन खत्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 7th, ये तो फटाफट निभा दो। ये सुनो, लो जी, पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, चौथा वचन और ये 5वां वचन। ये भी अब हमारे लिए बाएं हाथ का गेम हो चुका। सॉरी, 5वां नहीं है, ये कौन सा है? 7वां है। अच्छा जी, चलो 7वां ले लेते हैं। 7वां वचन कैसे निकलता है, याद है ना? बताऊं? अपने आप करो अगर आपको आता है तो, वीडियो पॉज करके। इसका 20%। अब 2 वचन है, कौन से? 5वां और छठा। 5वां कौन सा? रिजर्व्स निकालने। तो रिजर्व्स 5 लाख, 3 लाख और इसमें हमें ऐड करना है पोस्ट एक्विजिशन के अंदर जो हिस्सा है, तो 50,000 और 1 लाख। इसमें 80% का हिस्सा हम ऐड करेंगे, 540 और 380, ठीक है। ये कौन सा वचन है? 5वां। छठा वचन क्या है? गुडविल निकालना। कैसे निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 10 लाख। इसमें आप क्या करेंगे? 5 लाख का 80%, 4 लाख माइनस करेंगे भाई, 5 लाख का 80%। और जो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स हैं कितने हैं? 1.5 और 3, 4.5 लाख। इसका 80% मतलब 3,60,000 रुपए। 7/60 तो कितना हो गया? 240। ये आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। वही करके आपको यहाँ दिखा रखा। तो आप देखिए एकदम सिंपल सरल, कुछ नहीं है।
अगर आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई, विश्वास मानिए आपका कंसोलिडेशन जो है 70 से 75% खत्म हो चुका है। बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स आती है डिविडेंड बाय सब्सिडरी कंपनी। अगर सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो क्या होगा? तो देखिए, हमें ये देखना है कि जो डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी ने दिया है वो आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स दिया है या आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। देखिए, एकदम सेम एज AS 13 में भी आप इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसी बात करते थे कि अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से एडजस्ट होगा। सेम वे कंसोलिडेशन के अंदर होता है। वही चीज़ जो है यहाँ पर है कि अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया गया है तो उसमें जो भी होल्डिंग कंपनी का शेयर है वो हम डिडक्ट करते हैं कहाँ से? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से, जिसको आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो एंट्री क्या होगी? हमारे पास होल्डिंग कंपनी के पास मतलब डिविडेंड आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हम अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतने से कम कर देंगे तो टू इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। समझ में आया? कुछ भी नया नहीं है, आप इतनी अकाउंट्स अब तक पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए एकदम रोज की चीज़ें हो चुकी हैं, रेगुलर चीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट है आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दिया गया तो जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है वो उसके लिए इनकम है होल्डिंग कंपनी के लिए, तो वो उसे अपने P&L में क्रेडिट कर लेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L। तो बहुत ही सिंपल, प्री एक्विजिशन है तो इन्वेस्टमेंट में से कम करना है, पोस्ट एक्विजिशन है तो उसे अपनी इनकम मानना है और P&L में हम उसे क्रेडिट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस, दैट इज इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस। ये क्या है? अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को गुड्स बेचती है और जो गुड्स होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचे या सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचे, ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन उसमें से कुछ स्टॉक सब्सिडरी के पास या होल्डिंग के पास बचा हुआ है, तो वो बेसिकली क्या है? म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस है और उसका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब बड़े ध्यान से देखिएगा किस तरीके से सारी चीज़ें मूव ऑन करेंगी। सबसे पहले डाउनस्ट्रीम सेल्स। डाउनस्ट्रीम सेल्स का मतलब क्या है? अगर होल्डिंग कंपनी गुड्स बेचती है सब्सिडरी को, भाई डाउन क्यों बोल दिया हमने इसको? होल्डिंग कंपनी बड़ी कंपनी हो गई, सब्सिडरी कंपनी छोटी कंपनी हो गई। तो अगर बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को माल बेचा, दैट इज होल्डिंग कंपनी ने सेल किए गुड्स किसको? सब्सिडरी कंपनी को। तो एक बात बताओ, उस केस में किसने पैसे कमाए होंगे? होल्डिंग कंपनी ने। यस और नो? तो आप क्या करेंगे? जो भी अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है सब्सिडरी के पास, जो भी अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है सब्सिडरी के पास, सपोज होल्डिंग ने सब्सिडरी को 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे थे और सब्सिडरी के पास उसमें से 20,000 रुपए के गुड्स अभी भी स्टॉक के अंदर हैं, तो जो अनसोल्ड गुड्स हैं, मतलब जो स्टॉक पड़ा हुआ है, उस पर आपको प्रॉफिट कंप्यूट करने हैं। सपोज इस पे 20% इन्होंने कमाया था, तो इस पे 20% कितना हो जाएगा? 4,000 रुपीज़। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा तो जो भी अनसोल्ड स्टॉक सब्सिडरी पे पड़ा हुआ है उस पर आप प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। वाइस वर्सा अगर अपस्ट्रीम सेल्स हुई, अपस्ट्रीम सेल्स मतलब सब्सिडरी कंपनी ने गुड्स सेल किए किसको? होल्डिंग कंपनी को, तो इसमें किसने कमाया होगा? सब्सिडरी ने कमाया होगा। तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट अमाउंट निकालेंगे ऑन अनसोल्ड स्टॉक विद होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के पास जो अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है, कौन सा अनसोल्ड? जो सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा था, उस पर आप प्रॉफिट अमाउंट निकालेंगे। ये तो सिंपल है और ये आपको पता भी, आप एमलगमेशन जैसे चैप्टर में ये सब चीज़ें देख के आ रहे हैं। अब ट्रीटमेंट क्या होगा? डाउनस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम है मतलब होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा था। ठीक है, तो इस केस में प्रॉफिट किसने कमाए थे? होल्डिंग कंपनी ने कमाए थे। ओनली होल्डिंग कंपनी हैज़ अर्नड। तो जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कौन से? ये जो 4,000 रुपये यहाँ पर आए थे। ठीक है, मतलब वो प्रॉफिट ऑन द स्टॉक विच लाई अनसोल्ड विद द सब्सिडरी, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसको आप क्या करेंगे? एक तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू में से माइनस कर देंगे और होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उतने अमाउंट से जो है कम हो जाएंगे। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से भी करेंगे। आप उससे पहले ये जो है सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए, कुछ भी नया नहीं है। ये सब चीज़ें आप एमलगमेशन और ब्रांच जैसे चैप्टर में ऑलरेडी देखकर आ रहे हैं। नथिंग इज़ न्यू इन दिस। समझ में आई बात?
अपस्ट्रीम सेल है, सब्सिडरी कंपनी ने कमाया था, तो जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, जो होल्डिंग कंपनी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें जो भी सब्सिडरी का प्रॉफिट है, एक तो वो इन्वेंट्री में से कम हो जाएगा इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और क्योंकि इस पे सब्सिडरी ने कमाया था, सब्सिडरी ने बेचे थे किसको, होल्डिंग को, सब्सिडरी ने कमाया था, ठीक है। तो सब्सिडरी में जब आप प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का जो बाइफर्केशन करते हो, तो अगर प्री एक्विजिशन से रिलेटेड है तो प्री में से माइनस कर दोगे, पोस्ट से रिलेटेड है तो पोस्ट से माइनस कर दोगे इन वर्किंग नोट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द होल्डिंग एंड सब्सिडरी।